हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। प्लांट फिजियोलॉजी हमारा चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, जिसे आप लोग बोल सकते हो पादपों में पोषण। तो ये एनसीईआरटी सीरीज का 37 चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। चैप्टर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, टॉपिक का नाम है पादप पोषण प्लांट न्यूट्रिशन। इससे पहले मैंने इसमें लिखा था 150 सवाल में करवाऊंगा, बट अब मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है 200 सवाल करवाऊंगा, क्योंकि 144 सवाल तो आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। 105 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 144 पर हम लोग आज समाप्त करने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक्स मिला करके ही 144 सवाल हो जाएंगे। तो अब आप सोच सकते हो कि 200 सवाल तो इनमें मिनिमम हो ही जाएंगे। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि 150 सवाल में मैं पूरे एक चैप्टर करवा दूंगा, लेकिन 150 सवाल काफ़ी नहीं होगा इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। तो अब मेरा अंदाज़ा है कि 200 सवाल होंगे। देखिए, आप में से कुछ बोलते हैं कि पीडीएफ अपलोड कर दीजिए प्लांट फिजियोलॉजी का, तो मैं आप पीडीएफ बताओ मैं कहाँ से अपलोड कर दूँ। मैंने पहले से एमसीक्यू लिख करके नहीं रखा हुआ है। अगर पहले से मैंने लिखा होता तो अपलोड कर देता, लेकिन पहले से लिख करके नहीं रखा हुआ है। अब देखो, जैसे मैं इसमें करवाने वाला हूँ आपको ये प्लांट न्यूट्रिशन, तो मैंने प्लांट न्यूट्रिशन के सारे एमसीक्यू लिख लिए, अब मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग वाष्पोत्सर्जन टॉपिक को कवर करेंगे, तो उसका भी मैंने अभी एमसीक्यू नहीं लिखा हुआ है। जब ये चैप्टर अपलोड हो जाएगा तब मैं वाष्पोत्सर्जन के एमसीक्यू लिखना स्टार्ट करूँगा, फ्रेम करना स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद फिर मैं अपलोड करूँगा। तो ऐसे जो टॉपिक अपलोड करने हैं उसके एमसीक्यू मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ। पहले से लिखा हुआ नहीं है जो मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूँ। अगर होता तो जरूर दे देता। तो पहले एक अंदाजा था, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक अंदाजा था कि 150 सवाल इसमें होंगे, बट मेरा अंदाजा गलत हुआ। अब मुझे ये लग रहा है कि 150 सवाल में नहीं होंगे, और नहीं ही होंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट है और 144 सवाल हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको मिलाते हुए अब मेरा एक नया अंदाजा है कि इसमें हम लोग 200 सवाल करने वाले हैं। 200 कम से कम पूरे हो जाएंगे। 200 से 210 के बीच में होगा ये कन्फर्म है, लेकिन 200 से कम नहीं होगा। प्लांट के अंदर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि किसी भी प्लांट को, किसी भी पादप को अच्छे से वृद्धि करने के लिए, उसमें अच्छे से ग्रोथ हो, इसके लिए ये 17 तत्व चाहिए। देखिए, जैसे हम जानवरों की बात करें, कोई भी एनिमल है, जैसे हम लोग अपने बारे में बात करें, ह्यूमन के बारे में बात करें, तो ह्यूमन का अच्छे से ग्रोथ हो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारे चीज़ चाहिए, तब जाकर के अच्छे से बॉडी का ग्रोथ होगा। पादप के अंदर अच्छे से ग्रोथ करने के लिए ये सारे तत्व चाहिए। ये सारे तत्व चाहिए, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, सवालों को देखेंगे और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पादप हार्मोन आसान टॉपिक था, ये उससे भी ज़्यादा आसान टॉपिक है। यहाँ से एसएससी में भी सवाल पूछे जाते हैं और रेलवे के अंदर भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इस आसान से टॉपिक को आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने के लिए एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो, प्लांट बौना ना हो, उसकी पत्तियां खराब ना हो, पत्तियों का कलर चेंज ना हो, तो जो भी समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं से पार पाना है तो ये सारे जो 17 तत्व लिखे हुए हैं ये अनिवार्य हैं। किसी भी प्लांट के अंदर, कोई भी प्लांट उठा लो, ये कम से कम तत्व हैं, 17 तत्व जो चाहिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें इन 17 के अलावा भी चाहिए, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं जानना है। आपको बस ये याद रखना है कि कम से कम ये 17 तत्व तो चाहिए ही किसी भी प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। ये कहे जाते हैं अनिवार्य पोषक, यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इन 17 को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं, 9 और 8 में। ये 9 वो पोषक तत्व हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है दीर्घ मात्रिक पोषक, यानी दीर्घ यानी कि ज़्यादा, मात्रिक यानी कि मात्रा, ज़्यादा मात्रा में चाहिए ये पोषक तत्व, जो कि संख्या में 9 है। और यहाँ देखो लघु मात्रिक पोषक है, यानी कि ये कम मात्रा में चाहिए, ये संख्या में 8 है। दीर्घ मात्रिक में देखो कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है। ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो ये इसका सिंबल है, इन सारे तत्वों के सिंबल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कैपिटल M स्मॉल g। तो कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं कि कौन लघु मात्रिक पोषक है, कौन लघु मात्रिक पोषक तत्व है। 4 विकल्प होगा, आपको बताना होगा कि कौन से हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देखो इन तीनों के बिना तो बात ही नहीं होगा। ये तीनों है तभी एक कोशिका का निर्माण होगा, ये तीनों हैं तभी एक कोशिका का निर्माण होगा।
अगर ये तीनों ही ना हो तो ना ही कोशिका का निर्माण होगा, ना ही पादप का निर्माण होगा, और ना ही हम इन सारे तत्वों की बात करेंगे। तो हम लोग इन तीनों को छोड़ करके चलते हैं कि ये है तभी बाकी है, अगर ये ना होता तो फिर हम बाकियों की बात नहीं करते। तो एक सेल के निर्माण में कम से कम ये तीन तो चाहिए ही। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको ऐसे भी याद होने चाहिए कि इनके बिना तो काम नहीं चलने वाला है, और डेफिनेटली ये तीनों ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही तीनों चाहिए। उसके बाद देखिए आप लोग पढ़ेंगे इसमें क्रांतिक तत्व, ये कहे जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को, NPK, NPK, इन तीनों को कहा जाता है क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रांतिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद है सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये तीनों आपको ध्यान में रखने होंगे अलग से, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो 3, 3, 6 और 3, 9, ये 9 हो गए, और ये 8। आप चाहे जैसे याद करो, लेकिन ये याद होने चाहिए, तभी जाकर के सवाल आपसे बनेंगे। देखते हैं एक एक एलिमेंट के बारे में कि किसका क्या काम है। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखो प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन को प्लांट मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन आप जानते हो कितना है, 78% है, N2, लेकिन प्लांट इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लांट जो है, प्लांट के किसी काम का नहीं है, ये डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस N2 को ना नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस नाइट्रोजन को जो कि वायुमंडल में है, इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस नाइट्रेट को प्लांट जो है अपने रूट के सहारे मिट्टी से ले लेते हैं। तो मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कुछ नाइट्राइट के रूप में और कुछ अमोनियम के रूप में भी ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये है नाइट्राइट, ये है नाइट्राइट, और ये है अमोनियम, अमोनियम आयन है ये। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन मुख्य रूप से प्लांट नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अमोनियम आयन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनियम आयन, इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री का सवाल है, प्लस चार्ज होता है। अमोनियम जो है वो कैटायन है, धनायन है, कैटायन बोल दो या फिर धनायन बोल दो, यानी उस पर प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, इन सब का ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी मुख्य संघटक है, ये अनिवार्य है इन सब को बनने के लिए। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर बोल दो मेन कंपोनेंट है, ये प्लांट के हर भाग में चाहिए, ये नाइट्रोजन प्लांट के हर भाग में चाहिए। अब आते हैं फास्फोरस के बारे में। ये लिखा हुआ है फॉस्फेट आयन, ये है फॉस्फेट आयन। फार्मूला ना भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फास्फोरस है इसे प्लांट लेते हैं फॉस्फेट आयन के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, या फिर बोल दो फॉस्फेट आयन के रूप में। कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्लांट ले लेते हैं जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। बाकी जो भी आप इसमें देखने वाले हो 17 में से, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो भी 14 तत्व हैं, इन सब को कहा जाता है मिनरल एलिमेंट। ये है नॉन मिनरल एलिमेंट, क्योंकि ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आ रहा है। बाकी जो भी आप देखेंगे ये प्लांट लेते हैं मिट्टी से खनिज के रूप में। बाकी ये सारे जो तत्व हैं 14, इन तीनों को छोड़ करके ये पादप लेते हैं मिट्टी से खनिज के रूप में। इसीलिए इन 14 को बोलेंगे खनिज तत्व। यानी कि यहाँ पर अगर आप इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो, तो बाकी को हम लोग बोलते हैं खनिज तत्व। इन तीनों को हम लोग खनिज तत्व नहीं बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग खनिज तत्व नहीं लेते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट लेते हैं जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। बाकी ये सारे जो तत्व हैं ये मिट्टी से लेते हैं खनिज के रूप में। तो हम लोग इस पर सवालों को भी देखेंगे। तो फास्फोरस का क्या काम है ये देखिए। जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें आपको फास्फोरस मिलेगा ही मिलेगा, तो ये अनिवार्य संघटक है, यानी कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में फास्फोरस चाहिए, और कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं, मेनली तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। तो कुछ प्रोटीन के लिए ये जरूरी है। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम को प्लांट लेता है मिट्टी से पोटेशियम आयन के रूप में, K+ के रूप में। पोटेशियम चाहिए जो पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है,
रंध्र होता है उसके खुलने और बंद होने के लिए, इसके खुलने और बंद होने के लिए पोटेशियम आयन चाहिए, यानी कि पोटेशियम चाहिए। कोशिका स्फीति को बनाए रखता है, जो टर्जिडिटी होता है सेल टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए। टर्जिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम को लेता है Ca2+ के रूप में, यानी कैल्शियम आयन के रूप में। कैल्शियम चाहिए कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के निर्माण में। जब कोशिका विभाजित होती है तो जो नई कोशिका बनती है तो उनमें कोशिका भित्ति के निर्माण में कैल्शियम चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम आयन के रूप में प्लांट प्राप्त करता है मिट्टी से। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया में एंजाइम को सक्रिय करता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, इनमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। तो इसके लिए चाहिए मैग्नीशियम प्लांट को। डीएनए आरएनए बनने में भी ये शामिल होता है। जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इन सब को बनने के लिए चाहिए मैग्नीशियम आयन। क्लोरोफिल के सेंटर में आपने देखा था फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कि जो क्लोरोफिल अणु होता है उसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु होता है। जो राइबोसोम होता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, इसके साइज को मेंटेन करने के लिए, इसके साइज को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। तो ये मैग्नीशियम का काम हो गया। उसके बाद आते हैं सल्फर। यह है सल्फेट आयन। तो सल्फर प्राप्त करता है प्लांट सल्फेट के रूप में मिट्टी से। ये चाहिए थायमीन हो गया, बायोटीन हो गया, इन सब के लिए। यानी जो थायमीन है यानी कि विटामिन B1, जो बायोटीन है यानी विटामिन B7, इन सब का ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और कुछ प्रोटीन भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोटीन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो चाहिए, ये तो अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें फास्फोरस चाहिए होता है, यानी कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें फास्फोरस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर होते हैं। तो प्लांट के अंदर भी कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर होते हैं, तो उस प्रोटीन के निर्माण के लिए ये सल्फर चाहिए। उसके बाद है लोहा। जो भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने वाले हो, जो भी आप लघु मात्रिक तत्व देखने वाले हो, इन सब में ये सब जो है, इन सब में जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो है आयरन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो 8 लघु मात्रिक पोषक तत्व है, इन 8 में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए इन सब की तुलना में वो है आयरन। तो सबसे अधिक मात्रा में चाहिए बाकी सारे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके तुलना में। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए ये अनिवार्य है। क्लोरोफिल अणु के सेंटर में मैग्नीशियम धातु होता है, लेकिन उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बनने के लिए ये आयरन चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आयरन चाहिए क्लोरोफिल के निर्माण में, पर्णहरित के निर्माण में। अब है मैग्नीज आयन के रूप में। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा, उसमें आपने फोटोलाइसिस के बारे में पढ़ा, जल के विखंडन के बारे में पढ़ा। तो जल के विखंडन में, फोटोसिंथेसिस के अंदर जल के विखंडन में मैग्नीज चाहिए होता है। बिना मैग्नीज का काम नहीं चलेगा। मैग्नीज चाहिए होता है और क्लोरीन चाहिए होता है, ये दोनों चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर जल के विखंडन में। उसके बाद श्वसन हो गया, रेस्पिरेशन, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये मैग्नीज चाहिए। उसके बाद देखो जिंक हो गया। तो जिंक प्लांट प्राप्त करते हैं मिट्टी से जिंक आयन के रूप में। जिंक के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सिन जो हार्मोन आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, उसके बनने में ये शामिल होता है। ऑक्सिन के बनने में ये शामिल होता है। ऑक्सिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। उसके बाद है तांबा। तांबा को प्लांट प्राप्त करता है मिट्टी से क्यूप्रिक आयन के रूप में। ये Cu2+ है ना, ये है क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन। तो ये प्लांट के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, या फिर बोल दो जितने भी अभिक्रियाएं हो रही है पादप के अंदर, उन सब के लिए ये अनिवार्य है, उन सब के लिए चाहिए। उसके बाद है बोरोन। बोरोन प्लांट प्राप्त करता है मिट्टी से बोरेट आयन के रूप में, बोरेट आयन के रूप में। इसका क्या काम है बोरोन का? कैल्शियम के अवशोषण के लिए ये चाहिए। बोरोन अगर नहीं होगा तो कैल्शियम का जो यूटिलाइजेशन है, यानी कैल्शियम का जो उपयोग है प्लांट के अंदर, वो नहीं हो पाएगा सही से। तो कैल्शियम का अच्छे से यूज हो प्लांट के अंदर, इसके लिए बोरोन चाहिए। पराग अंकुरन, पोलेन जर्मिनेशन के लिए चाहिए।
पोलन जर्मिनेशन के लिए चाहिए, साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए, बीज अंकुरण के लिए चाहिए, पराग अंकुरण के लिए चाहिए। जो पराग होता है, उसे जो पराग नली का निर्माण होता है वही हो गया पोलन जर्मिनेशन, पराग अंकुरण। तो इनके लिए चाहिए और बीज अंकुरण के लिए भी चाहिए। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के स्थानांतरण में चाहिए। जो फोटोसिंथेसिस में मान लो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज सुक्रोज के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक स्थान से दूसरे जगह, वो जो शर्करा का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उसके लिए ये बोरोन चाहिए। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम पादप प्राप्त करते हैं मिट्टी से मोलिब्डेट के रूप में, मोलिब्डेट आयन के रूप में, मोलिब्डेट आयन के रूप में। यह है मोलिब्डेट आयन। यह नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइम जैसे कि नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का संघटक है। देखिए, नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है प्लांट के अंदर, उसमें जो कई सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजिनेज हो गया, नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया, ये सब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब का ना ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि मोलिब्डेनम से मिल करके ही ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये बने हुए हैं। और एसएससी में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, इसी के बारे में पूछा गया था कि मोलिब्डेनम ये कौन से एंजाइम के अंदर आते हैं। उसके बाद एक क्लोरीन। तो अभी आपने देखा था एक मैंगनीज देखा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जल के विखंडन में अनिवार्य है, और साथ में क्लोरीन भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आपने देखा था ना मैंगनीज, यहाँ मैंने आपको बताया मैंगनीज के साथ क्लोरीन। तो ये आप याद रखेंगे कि जल विखंडन में चाहिए होता है, जल विखंडन के लिए अनिवार्य है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये सारे तत्व थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना कि किसका क्या काम है। तो ये सारे कवर हो चुके हैं। इसमें एक निकल है जो कि आपने नहीं देखा, तो निकल के बारे में आपको याद भी नहीं रखना है। निकल के बारे में ना ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ना ही इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, और ना ही आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका क्या काम है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि ये लघु मात्रिक पोषक तत्व के अंदर आता है निकल। प्लांट यानी कि पादप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2O से प्राप्त करते हैं, अतः ये खनिज तत्व नहीं है। इसके अलावा जो भी 14 तत्व हैं वो सारे पादप मिट्टी से खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं, अतः इसे हम लोग खनिज तत्व बोलते हैं, मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये कोशिका के रचनात्मक तत्व कहे जाते हैं, क्योंकि कोशिका के रचना में ये चाहिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट में फॉस्फोरस आएगा, तो ATP के बनने में फॉस्फोरस चाहिए। रोबिस्को एंजाइम जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ऑन अर्थ, इसको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम धातु चाहिए। नाइट्रोजन उपापचय के लिए मोलिब्डेनम चाहिए। यहाँ से एसएससी में पूछा जा चुका है सवाल। अब आते हैं सवालों के ऊपर। पौधों में वृद्धि के लिए डैश तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, कम से कम ये 17 चाहिए। पादपों की वृद्धि के लिए दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या है 9 और लघु मात्रिक 8। तो डी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन पादपों में दीर्घ मात्रिक तत्व है? दीर्घ मात्रिक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सल्फर एंड देन मैग्नीशियम। हमसे पूछा है कि कौन दीर्घ मात्रिक तत्व है, तो यहां हमारा आंसर सल्फर हो जाएगा। निम्न में कौन पादपों में लघु मात्रिक तत्व है? कौन है लघु मात्रिक तत्व? देखो, कार्बन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, क्लोरीन हो जाएगा। निम्न में कौन पादपों में एक क्रांतिक तत्व नहीं है? क्रांतिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, कैल्शियम नहीं है। पादप मिट्टी से नाइट्रोजन को मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट आयन के रूप में प्राप्त करते हैं, NO3-। रंध्रों के खुलने और बंद होने में शामिल होता है। तो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में चाहिए होता है कौन? पोटेशियम। भी हमारा राइट आंसर, पोटेशियम, जो कि दीर्घ मात्रिक तत्व है। निम्न में कौन न्यूक्लिक अम्ल और ATP का मुख्य संघटक है? जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोरस। डी हमारा राइट आंसर।
मैग्नीशियम धातु शामिल होता है, मैग्नीशियम धातु शामिल होता है डीएनए आरएनए के बनने में, सही है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के तो सेंटर में होता ही है, इसके बिना तो बनेगा ही नहीं। और जो प्रोटीन फैक्ट्री होता है यानी कि जो राइबोसोम है, इसके आकार को मेंटेन करने में, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, तो ये सारे सही है इनमें से सभी। और मैग्नीशियम ये दीर्घ मात्रिक तत्व है। विटामिन जैसे थायमीन, बायोटीन, थायमीन बोलते हैं B1 को, बायोटीन बोलते हैं B7 को, का मुख्य संघटक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सल्फर। सी हमारा राइट आंसर, सल्फर इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की तुलना में। तो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है 8, इनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है लोहा, आयरन, यानी इन सब में चाहिए होता है ये आयरन सबसे ज़्यादा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल विखंडन के लिए अनिवार्य है। फोटोसिंथेसिस में जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जल का विखंडन होता है, उसके लिए चाहिए क्लोरीन और मैंगनीज। ए हमारा राइट आंसर, क्लोरीन और मैंगनीज। पर्णहरित के निर्माण के लिए अनिवार्य है, पर्णहरित के निर्माण के लिए अनिवार्य है आयरन। सी हमारा राइट आंसर, आयरन। कभी पूछे कि जो पर्णहरित है उसके केंद्र में कौन सी धातु होती है, उसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। लेकिन इसके निर्माण के लिए आयरन भी चाहिए होता है। किसकी कमी से नाइट्रोजन का उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है? एसएससी का पूछा हुआ सवाल है मेरे ख्याल से। मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन हार्मोन बनने में उपयोगी है। ऑक्सीजन आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेचुरल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनने के लिए जिंक चाहिए। डैश पादपों में शर्करा के संवहन में सहायक है। जो शुगर होता है उसके ट्रांसलोकेशन में, यानी जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सहायक है इनमें से कौन? ये है बोरोन। बोरोन, बोरोन को प्राप्त करता है पादप मिट्टी से बोरेट आयन के रूप में, बोरेट आयन के रूप में। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है वह डैश कहलाती है। देखो जो 17 तत्व आपने पढ़े हैं उनमें आपने पढ़ा कि ये 17 तत्व कम से कम चाहिए किसी भी प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने के लिए। अगर ये 17 तत्वों में से कोई कम प्रेजेंट होगा तो उनमें ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन, वो मिनिमम अमाउंट, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो चाहिए ही चाहिए, इससे कम अगर होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसे बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रांतिक सांद्रता। देखो ये क्रांतिक सांद्रता है। एक आपने देखा भी क्रांतिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। निम्न में कौन कोशिका के रचनात्मक तत्व कहे जाते हैं? कोशिका के रचनात्मक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एज पर एनसीईआरटी। ये 4 आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें से सभी। पादप में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है। पादप में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ये कौन सा तत्व है? ये है बोरोन। प्लांट के अंदर कैल्शियम का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, इसके लिए बोरोन चाहिए। इनमें से कौन पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, देखो कार्बन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, बोरोन हमारा राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स से पौधा का विकास होता है डैश के बिना। तो हाइड्रो जो वर्ड है ये वाटर से एसोसिएटेड है, जल से संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स के जरिए प्लांट को ग्रो करवाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं हुआ, मिट्टी के स्थान पर जल में प्लांट को ग्रो करवाया गया। देखो ये जल है, ये जल है, इस जल के अंदर वो सारी ही चीज़ें डाल दी जाएंगी जो कि प्लांट को चाहिए होता है मिट्टी से। मिट्टी से जो प्लांट को चाहिए होता है वो सारी ही चीज़ें जो है इस जल में डाल दी जाएंगी और प्लांट को ग्रो करवाया जाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होगा, बी हमारा राइट आंसर। मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप देख रहे हो, ये इसके अंदर जल है, जल के साथ वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, यानी जो भी आप पढ़ रहे हो यहाँ पर 17, ये 17 के 17 इसमें उपस्थित होंगे। मोलिब्डेनम किस एंजाइम का संगठक है? मोलिब्डेनम किस एंजाइम का संगठक है? ये भी एसएससी एग्जैक्ट ये सवाल नहीं है, लेकिन
एसएससी में ये पूछा जा चुका है कि मोलिब्डेनम किस एंजाइम का संगठक है। तो एक नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज आपने देखा था, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, इन दोनों एंजाइम के ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज। फेरेडॉक्सिन, ठीक है, फेरेडॉक्सिन प्रोटीन का भाग है। तो फेरेडॉक्सिन जो है ये आयरन सल्फर प्रोटीन है, यानी ये प्रोटीन बना होता है आयरन सल्फर से। ये हमारा राइट आंसर, आयरन और सल्फर इस प्रोटीन का भाग है। पादप के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व या क्रांतिक तत्व है, चाहे आपसे क्रांतिक तत्व बोल दे या फिर प्राथमिक पोषक तत्व बोल दे। प्राथमिक पोषक तत्व, देखो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को आप प्राथमिक पोषक तत्व मत बोलना। देखो ये तीनों तो चाहिए ही। मैंने आपसे कहा कि अगर ये तीनों है तभी हम बाकी सारे तत्वों की बात करेंगे। अगर ये तीनों ना हो तो ना ही कोशिका का निर्माण होगा, ना ही पादप का निर्माण होगा, और ना ही हम बाकी सारे तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों को कहा जाता है प्राथमिक पोषक तत्व या फिर क्रांतिक तत्व। बी हमारा राइट आंसर। पराग अंकुरण या फिर बोल दे बीज अंकुरण, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट पराग अंकुरण या फिर बोल दे बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए चाहिए बोरोन। बी हमारा राइट आंसर। पादप में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, पादप में सबसे अधिक पाया जाता है कार्बन और तब जाकर के ऑक्सीजन। सबसे पहले कार्बन और तब जाकर के ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन, तब नाइट्रोजन। निम्न में किसे पादप मिट्टी से अवशोषित नहीं करता? तो पादप मिट्टी से अवशोषित नहीं करता। नाइट्रोजन करता है नाइट्रेट के रूप में, पोटेशियम पोटेशियम आयन के रूप में, सल्फर सल्फेट आयन के रूप में। कार्बन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कार्बन को प्राप्त करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, वो भी हवा से, एटमॉस्फेयर से, ना कि मिट्टी से। तो ए हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन पादपों में खनिज तत्व नहीं है? कौन है जो खनिज तत्व नहीं है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन। सॉरी, यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी कि डी हमारा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ड्रोसेरा जिसे सनड्यू भी कहा जाता है, ड्रोसेरा जिसे सनड्यू भी कहा जाता है, ये क्या है? तो ड्रोसेरा ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ए हमारा राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि कीटभक्षी पादप है या फिर बोल दो मांसाहारी पादप, जो कि नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं। कीटभक्षी पादप आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें डैश की कमी होती है। कीटभक्षी पादप में नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी को प्राप्त करने के लिए वो मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पादप नहीं है? ये है जो कि एक कीटभक्षी पादप नहीं है। देखो, ड्रोसेरा हो गया, निपेंथिस हो गया, यूट्रिकुलेरिया, ये तीनों ही कीटभक्षी पादप है, ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये है मोनोट्रोपा। ये जो मोनोट्रोपा है ये कवक के जैसे हैं, यानी कवक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं कवक। ये जो प्लांट है ना, ये भी सेप्रोफाइट है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ना ही अपना खाना बनाते हैं। ये पादप जो है, ये पादप जो कि यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं सड़े गले चीज़ों से। जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड एंड डिगेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वहाँ से ये प्राप्त करते हैं। तो कवक में भी कुछ इसी प्रकार होता है, इसीलिए हम उसे मृतोपजीवी बोलते हैं। तो ये जो पादप है मोनोट्रोपा, ये है सेप्रोफिटिक प्लांट या फिर बोल दो ये सेप्रोफाइट है, कवक के जैसे। ये स्वपोषी नहीं है और ना ही मांसाहारी है और ना ही परजीवी है। इसे इंडियन पाइप भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो, इसे इंडियन पाइप भी कहा जाता है। अब कुछ और बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोगों ने ये जाना कि अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी मिनिमम कंसंट्रेशन जो चाहिए होता है एसेंशियल एलिमेंट का, उसे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रांतिक सांद्रता। पत्तियों में क्लोरोफिल का ह्रास से पत्तियां पीली पड़ जाती है। पत्तियों में अगर क्लोरोफिल का ह्रास हो गया तो पत्तियां पीली पड़ जाती है और इसे क्लोरोसिस कहा जाता है, हरिमहीनता कहा जाता है, हरिमहीनता कहा जाता है। और ये होगा कब? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो क्लोरोसिस हो जाएगा। इनमें से कोई भी अगर कम है
तो हो जाएगा क्लोरोसिस यानी कि हरिमहीनता। उसके बाद है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी उत्तकों की मृत्यु, और उत्तकों की मृत्यु में खास करके पत्तियों की मृत्यु होती है। इसमें नेक्रोसिस के अंदर ये कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, कॉपर की कमी से, पोटेशियम की कमी से, इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो नेक्रोसिस हो जाएगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, इन सब की कमी से कोशिका का जो विभाजन होता है वो रुक जाता है, और नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम, इन सब की कमी से जो फ्लावरिंग होता है वो भी डिले हो जाता है। डिले फ्लावरिंग यानी पुष्पन में देरी, फूल आने में देरी होता है इन सब की कमी से। तो ये सारे कुछ विकार है पादपों में अनिवार्य तत्वों की कमी से। उसके बाद और देखो, जिंक की कमी से। जिंक आपने देखा कि ऑक्सिन हार्मोन जो है उसके बनने में चाहिए। तो आम के अंदर लिटिल लीफ, धान के अंदर खैरा रोग यानी कि खैरा डिजीज, और मक्के के अंदर श्वेत कलिका रोग, वाइट बड डिजीज, श्वेत कलिका यानी कि वाइट बड डिजीज। ये सारी जो बीमारियां हैं या फिर बोलो ये सारे जो रोग हैं ये पादप के अंदर होते हैं जिंक की कमी से। तांबे की कमी से नींबू के अंदर डाइबेक डिजीज और लिटिल लीफ, नींबू के अंदर डाइबेक डिजीज और लिटिल लीफ, ये तांबे की कमी से होगा। मैग्नीज की कमी से मार्श रोग होगा, मैग्नीज की कमी से मार्श रोग होगा मटर के अंदर। मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में, फूल गोभी हो सकता है, पत्ता गोभी भी हो सकता है, उसमें विपटेल रोग हो जाता है, विपटेल डिजीज फूल गोभी में, ये मोलिब्डेनम की कमी से। क्लोरोफिल की कमी से पत्तियों का पीला पड़ जाना क्लोरोसिस कहलाता है। बी हमारा राइट आंसर। क्लोरोसिस होता है जब पादप को उगाया जाता है, जब पादप को उगाया जाता है किसमें, देखो क्लोरोसिस होगा जब पादप के अंदर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए, इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो हो जाएगा क्लोरोसिस यानी कि हरिमहीनता। तो यहाँ देख लो आयरन लिखा हुआ, आयरन फ्री मीडियम यानी आयरन मुक्त जो माध्यम है, यानी कि आयरन नहीं है जिस भी मीडियम में इसको ग्रो करवाया जा रहा है। तो डैश की कमी पत्तियों में नेक्रोसिस करता है, पत्तियों में नेक्रोसिस करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। देखो किसी किताब में कुछ और लिखा है या फिर नहीं लिखा है तो वो मुझे नहीं मालूम। एनसीईआरटी में ये सारे तत्व लिखे हुए हैं जिनकी कमी से नेक्रोसिस हो जाएगा, और इन सब के कमी से जो आपने पीछे देखा ये इन सब की कमी से क्लोरोसिस हो जाएगा। अब किसी किताब में कुछ और लिखा हुआ है तो मे भी हो सकता है, आपको एज पर एनसीईआरटी ध्यान में रखने चाहिए। तो नेक्रोसिस हो जाएगा किसकी कमी से, कॉपर की कमी से, पोटेशियम की कमी से भी हो जाएगा और कैल्शियम की कमी से भी हो जाएगा, इनमें से सभी। फूल गोभी का विपटेल रोग डैश की कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। निम्न में कौन गलत सुमेलित है, कौन गलत सुमेलित है, इनकरेक्ट मैच्ड है। तो आम के अंदर लिटिल लीफ जस्ता की कमी से सही है, नींबू का लिटिल लीफ कॉपर की कमी से, मटर का मार्श रोग मैग्नीज की कमी से, और धान का खैरा रोग, यहाँ बोरोन लिखा हुआ है ना, बोरोन गलत है, जिंक की कमी से। दलहनी पादपों के जड़ों में गांठों को बनाने में सहायक है, यानी जो नोड्यूल्स बनते हैं, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, दलहनी पादप होते हैं, उनमें जो नोड्यूल्स बनते हैं, रूट नोड्यूल्स बनते हैं, तो इनके बनने में सहायक है सल्फर। सल्फर ये ध्यान में रखिएगा, सल्फर रूट नोड्यूल्स बनाने में सहायक है। ऑर्किड है, ऑर्किड ये एपीफाइट है, सपोशी भी है और वायुपादप भी है, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑर्किड जो है ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो तो करते हैं लेकिन उसको ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि उसका खाना छीन ले, ये पैरासाइट नहीं है, कस्क्यूटा पैरासाइट है, ये पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट तो वो होते हैं जो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दूसरे प्लांट से ये भोजन लेते हैं। ये जो ऑर्किड है ये सपोशी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑर्किड अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये मिट्टी में ग्रो नहीं करते हैं, ये दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, इसीलिए इसे एपीफाइट कहा जाता है। तो जो एपीफाइट होते हैं ये वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं केवल सपोर्ट के लिए, केवल सपोर्ट के लिए। और क्योंकि ये मिट्टी में ग्रो नहीं करते हैं, दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर एयर में ग्रो करते हैं, तो इसीलिए इसे एयर प्लांट भी कहा जाता है। जो एपीफाइट होते हैं उसे एयर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में ग्रो नहीं करते हैं, दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। और केवल किस लिए करते हैं, केवल सपोर्ट के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका खाना छीनने के लिए करते हैं, ये पैरासाइट नहीं है, ये ऑटोट्रॉफ है। तो एक ऐसा संबंध जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, ये इसका तना हो गया और इस पर मान लो ऑर्किड का जो प्लांट है ये ग्रो किया, तो क्योंकि ये मिट्टी में ग्रो नहीं कर रहा है तो हम इसे एयर प्लांट बोल देते हैं।
दूसरा, ये अपना खाना खुद से बना रहा है, यानी ये पैरासाइट नहीं है। तो ये जो प्लांट है, इसको, इस एक को, ये जो प्लांट है ऑर्किड, इसको फ़ायदा तो पहुंच रहा है, लेकिन इस वाले प्लांट को ना तो कोई इससे फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है। कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो ऐसा संबंध जिसमें एक को फ़ायदा हो, दूसरे को ना तो फ़ायदा हो ना ही नुकसान हो। एक को फ़ायदा हो, ऑर्किड को फ़ायदा हो रहा है, जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है यानी जो होस्ट है उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है इससे। ऐसे संबंध को कहा जाता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म, ऐसे संबंध को कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। डैश की कमी से प्ररोह और मूल के शीर्ष की मृत्यु हो जाती है। रूट टिप और शूट टिप ये दोनों ही मर जाते हैं, किसके कमी से? ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, बोरोन की कमी से। ये हमारे 144 MCQ अब तक समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच।